ओके, रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम बात करें रिस्क को मैनेज करने की, तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि रिस्क कहते किसको है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज रिस्क, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज बेसिकली द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग, है ना? किसी ऐसे इवेंट की पॉसिबिलिटी जो अगर हो जाए तो जिसकी वजह से हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना हो पाए, यही तो रिस्क है, राइट? अनहैपन पूरी तरह से नहीं कह सकते प्रदीप परमार, इसको ये बोल सकते हैं जिसके होने की संभावना है, इट मे और इट मे नॉट हैपन, राइट? रिमोट पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ये रिस्क हो जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? रिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइकलीहुड। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, सपोज आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, और इसके ऊपर मैंने एक बहुत पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी बनाया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जेड वाई मैन्युफैक्चरिंग इनकॉर्पोरेशन। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स और डिवाइसेस बनाती है, जो भी चीजों की इस फैक्ट्री में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेशन में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो एक ही सप्लायर है इनका। सोल मतलब सिंगल, सिंगल सप्लायर है, उसी से ये सारी चीजें लेते हैं। बट आपको नहीं लगता कि कल को ये सप्लायर जिससे वो सारा कुछ ले रहे हैं अपनी आगे प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, वो अगर इन्हें चीजें सप्लाई ना, मतलब ना करे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, हो सकता है वो बैंकरप्ट हो जाए, या फिर वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा था वो इनको ना दे पाए किसी भी कारणवश, रीजन कोई भी हो सकता है, तो क्या इनका प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होगा? यस और नो? तो क्या हम बोल सकते हैं कि सोल रिलायंस या ओनली रिलायंस ऑन सिंगल सप्लायर ये एक तरह का रिस्क है? क्या इसको बोला जा सकता है रिस्क? यही तो रिस्क है, राइट? अब इस रिस्क की अगर बात की जाए कि इसका इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड क्या होगा, यही काम है एक इंटरनल ऑडिट टीम का। जब आप इंटरनल ऑडिटर सीआईए बन जाओगे तो आपका क्या ड्यूटी होगी कि बीइंग एंड इन द इंटरनल ऑडिट टीम, आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या, अगर हम ये सप्लायर की जो बात कर रहे हैं, सपोज इसी कंपनी के आप इंटरनल ऑडिटर हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करने पड़ेंगे, और ये देखना पड़ेगा कि अगर हम सिंगल सेलर से, सिंगल सप्लायर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, तो इसका रीजन क्या है? हो सकता है ये कोटेशन बहुत अच्छी दे रहा हो सकता है कि सिर्फ प्रोड्यूस ही यही कर रहा हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि हम अपने क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए अगर एक ही सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो हम किससे, क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव मींस है कि नहीं, इसी चीज की असेसमेंट करना। क्लियर हुआ? जब भी हम रिस्क की बात करेंगे तो उसके होने की संभावना, लाइक्लीहुड, जिसको हम क्या बोलेंगे, लाइक्लीहुड, ऊपर मैंने हाईलाइट भी किया है उसको, लाइक्लीहुड, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दो वर्ड जब भी रिस्क आए तो अपने माइंड में बिठा लीजिए। कौन कौन से दो वर्ड्स? इम्पैक्ट एंड लाइक्लीहुड। अगर हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की, तो इसमें हमारा फोरमोस्ट एस्पेक्ट होता है टू आइडेंटिफाई द रिस्क। अगर आप रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और उसके क्या होने की संभावना है, कितनी लाइक्लीहुड है। तो सबसे पहले फिगर आउट क्या करना पड़ेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो, सपोज आप एक हॉस्पिटल के इंटरनल ऑडिटर हो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे सबसे ज्यादा क्योस किस में हो सकता है कि जो भी मेडिसिन वगैरह आती हैं, वो मेडिसिन जो हैं आगे सप्लायर्स कई बार देके जाते हैं, टेस्टिंग के लिए दे के जाते हैं, और काफी चीजें, मतलब मेडिसिन के स्टॉक की अगर बात की जाए तो वहां पर रिस्क होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा? जब भी रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस होगा तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा द एलिमेंट ऑफ रिस्क। जब तक आपको नेचर ऑफ रिस्क ही नहीं पता होगा, तो क्या आप रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं? यस और नो? बताइए समीर परमार, कर सकते हैं आप? जब तक आपको यही नहीं पता कि रिस्क का एरिया क्या है, तो क्या आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं? सो द आंसर इज नो, आप रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते। सो एक बार आपने फिगर आउट कर लिया, ओके दिस इज द एरिया जहां पर रिस्क हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद अब आपको ये देखोगे कि रिस्क की असेसमेंट करोगे आप। क्या करोगे? रिस्क की असेसमेंट। असेसमेंट करके आपको ये पता लगेगा रिस्क के बारे में कि वो जो रिस्क है
मेजर करोगे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। पहले तो हमने ये बोला ओके इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और ये उसकी लाइक्लीहुड है। असेसमेंट के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड मेजर कर रहे हैं, अमाउंट मेजर कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ रिस्क। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया नेचर ऑफ रिस्क ये हॉस्पिटल में ये मेडिसिन हो सकती है, आपने फिगर आउट करा कि इतने का लोचा हो सकता है, 10 लाख का हो सकता है मेडिसिन स्टॉक में। तो अब उसको मैनेज कैसे करें। ऑथराइज पर्सनल होने चाहिए, किसी भी अनऑथराइज पर्सन के पास उसका ना डेटा होना चाहिए ना फिर वो हैंडल करे, कस्टडी भी नहीं होनी चाहिए मेडिसिन की। तो इस तरह से जब हम रिस्क को मैनेज करने की बात करते हैं तो तभी रिस्क मैनेज होगा जब हमें क्या पता होंगे, लूप होल्स पता होंगे, इंटरनल कंट्रोल्स यहाँ यहाँ पर अच्छे नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है काफी हद तक इस एस्पेक्ट के ऊपर कोरिलेट करता है कि कंट्रोल्स अच्छे हैं कि नहीं, यस और नो, राइट। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की अगर बात की जाए, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसे असेस करना और उसे मैनेज करना, और उसके साथ साथ control potential events or situations to provide reasonable assurance regarding the achievement of the organization's objectives। कि आपने एक बार रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद असेस मैनेज सब कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ जो भी ऐसे सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस लगते हैं तो आपको ये अश्योर करना है, ये अश्योरेंस देनी है कि फ्यूचर में ये ना हो, और अगर हो भी गया अभी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, एक हॉस्पिटल के लिए या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ कैश एम्बेजलमेंट हुआ है तो क्या उसका हो सकता है कि ये जो भी वहां पर एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर कैश की हेराफेरी हुई है या फिर हॉस्पिटल में जहां पर मेडिसिन के स्टॉक की हेराफेरी हुई है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्हें इन दोनों मतलब ये सिचुएशन होने के बावजूद भी वो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर पाए। तभी तो हम बोलेंगे कि रिस्क अच्छे से मैनेज हो पाया, किसके द्वारा, इंटरनल ऑडिट टीम के द्वारा। देन the internal audit activity must evaluate the effectiveness and contribute to the improvement of risk management process। देखो, जब भी हम इंटरनल ऑडिट करते हैं वो थ्रू आउट द ईयर होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, परपेचुअल मतलब लगातार चलता रहता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप इफेक्टिवनेस मेजर करते हो तो किसकी करते हो, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। क्या जब भी मेडिसिन आती है हॉस्पिटल के अंदर उसको कौन उसकी कस्टडी रखता है मेडिसिन की, कौन अप्रूव करता है। फाइनल जब भी इशू होना होता है किसी पेशेंट को तो उसको इशू होने के बाद जो अगेन स्टॉक में जाता है उसकी बिलिंग इनवॉइसिंग कैसे, ऑथराइजेशन कैसे, सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो तभी हम ये कह सकते हैं कि अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसकी इंप्रूवमेंट करनी है तो हमें ये इवेलुएट करना पड़ेगा एज एन इंटरनल ऑडिट टीम कि इफेक्टिव है कि नहीं कंट्रोल्स, राइट। कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस चेक करना। अब जैसे हमने गिवन एग्जांपल ही लिया था कि सिंगल सप्लायर के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, तो यहाँ पर रिस्क ये भी तो है ना कि वेंडर मतलब जो सेलर है वहां पर कॉल्यूजन या कोनाइवेंस हो गई है, मतलब उनके साथ वो मिल गए हैं, कौन, कंपनी के एम्प्लॉयज, उसके बदले उनको कमीशन मिल रही है, अनऑथराइज परचेजेस कर रहे हैं, अमाउंट ज्यादा शो कर रहे हैं, या क्वालिटी में इश्यूज हैं, डिलीवरी लेट दे रहे हैं, तब भी उन्हीं के पास ही वो सारे ऑर्डर प्लेस करें, ये भी क्या है, एक तरह का रिस्क। मॉनिटरिंग नहीं हो रही, टर्म्स और कंडीशंस जो है वो एनफोर्स नहीं हो पा रही, अगर कंपनी के एम्प्लॉयज ही इन्वॉल्व हैं उस चीज में। अब आप मुझे बताओ, एक हमने पढ़ लिया रिस्क के बारे में, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, सपोज ये एमसीक्यू में आपको आ जाए, ठीक है, उसके मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रही बट आप मुझे एक्सप्लेनेशन देना चैट बॉक्स में। एक ऑर्गेनाइजेशन है, यही वाला सेम एग्जांपल उठाते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आपकी सोल रिलायंस है सिंगल सेलर के ऊपर, और आपको डिलेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सारी चीजें हैं, तो आप फिगर आउट कैसे करोगे एज एन इंटरनल ऑडिटर कि यहां पर कुछ ना कुछ केओस है। आपके स्टेप्स क्या होंगे उसके लिए, बताइए। रिस्क को मैनेज करने की बात कर रहे हो तो हमने बोला पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिस्क को, फिर आप असेस करोगे, मैनेज करोगे, इफेक्टिवनेस देखोगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि कंट्रोल्स कैसे लगे हैं। अगर हम सिंगल सेलर के पास ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, सिंगल सेलर के पास अगर ऑर्डर प्लेस हो रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी अप्रूवल कौन दे रहा है, यस और नो, बताइए।
यही होना चाहिए था, आपके माइंड में यही क्लिक करना चाहिए था ना, कि परमिशन कौन दे रहा है उस चीज की, फिर आपने आगे उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी थी, राइट। तो इस तरह से आपको अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बिल्ड करना पड़ेगा आगे एमसीक्यू के लिए भी। देन अगर रिस्क, बिल्कुल सारे प्रोसेसेस आपको चेक करने पड़ेंगे, ये आप बोल सकते हो समीर, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस। लेकिन एक ऑडिटर के लिए प्रैक्टिकल नोट पे समीर ये पॉसिबल नहीं होता कि वो सारे प्रोसेसेस चेक करे। हाँ, जहां पर उसको लगता है कि यहाँ पर लूप होल हो सकता है कुछ, तो उनको फिर वो सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स जो है वो डिटेल में करता है, ठीक है। क्योंकि सोली ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे प्रोसेसेस कंट्रोल्स को अच्छे से लगाना। लेकिन इसको एश्योरेंस जो देता है इंटरनल ऑडिटर, क्या वो हर प्रोसेस के ऊपर देगा? नहीं, उसी प्रोसेस के ऊपर जहां पर उसको लगेगा कि यहाँ पर एडुक्वेसी और इफेक्टिवनेस, दो वर्ड पेन डाउन करके रख लीजिए, एडुक्वेसी और इफेक्टिवनेस जहां इंटरनल कंट्रोल्स की अच्छी नहीं है, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू परस्पेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, जहां पर क्या अच्छी नहीं है, एडुक्वेसी और इफेक्टिवनेस। चलिए, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसमें होना चाहिए, हमने बोला रिस्क को आइडेंटिफाई करो, असेस करो, मैनेज करो, मॉनिटर करो, ये सारी चीजें तो समझ में आती हैं, बट सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो प्री स्क्रीनिंग रिस्क की। तो ये कैसे आप करोगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले से आपको कंट्रोल्स चेक करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कंट्रोल्स चेक करने पड़ेंगे। देन इसके अलावा हम कह रहे हैं कि रिस्क को टाइम टू टाइम मॉनिटर करो। एक बार अगर आपने फिगर आउट कर भी ली डिस्क्रिपेंसी, तो एज एन इंटरनल ऑडिटर आपकी जॉब वहां तक कन्फाइंड नहीं है, आपको रिस्क को मॉनिटर भी करना है टाइम टू टाइम। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट फोकस ऑन रिस्क एट ऑल लेवल्स ऑफ द आइडेंटिटी। अब रिस्क को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, टॉप लेवल हो, हर लेवल ऑफ आइडेंटिटी पे रिस्क के ऊपर फोकस, मैनेजमेंट को फोकस करना पड़ता है। मैनेजमेंट मस्ट फोकस ऑन रिस्क एट ऑल लेवल्स एंड टेक द नेसेसरी एक्शन टू मैनेज देम। अब यहां पर जो आपने आंसर किया था समीर, अभी आपको आंसर मिल गया होगा कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑडिटर तो क्या करता है, एडुक्वेसी और इफेक्टिवनेस चेक करता है, और जहां पर उसको गड़बड़ नजर आती है सिर्फ वहीं पर इन डेप्थ प्रोसीजर करता है, ठीक है। तो सारे प्रोसेसेस को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है। अगर हम बात करें, अभी हमने बोला कि आपको प्री स्क्रीनिंग करनी होगी, रिस्क की कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। A precondition to risk identification is identifying the significant context within which risk should be managed. Context include the following, एक केस स्टडी भी उसके ऊपर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करेंगे तो चीजें और अच्छे से समझ आएंगी आपको। देन वी विल कम बैक टू दीज पॉइंट्स अगेन। हमने बोला ठीक है, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद कि उसकी क्या लाइक्लीहुड है होने की, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना असेसमेंट हुआ रिस्क का, और इसको मैनेज करो, मॉनिटर करो। बट सबसे पहले तो ये है कि रिस्क को आइडेंटिफाई जब आपने करना है तो कैसे। सपोज एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसी, वो चाह रही है कि वो अपना एक नई मार्केट में एंटर हो। लेकिन नई मार्केट में एंटर होने से पहले उसको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, कि वहां का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, वहां के लॉज कैसे प्रिवेल हो रहे हैं, वहां की पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, वहां की पॉलिसीज क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये एक तरह से प्री स्क्रीनिंग है रिस्क की। ये जो आप पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देख पा रहे हो, ठीक है। अब यहां से अब आपको सारे पॉइंट्स हमेशा ही याद रहेंगे। लेट्स कम बैक टू दीज पॉइंट्स अगेन। जो हम प्री स्क्रीनिंग रिस्क की बात कर रहे हैं, कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे एमएनसी है, न्यू मार्केट में एंटर होना है, तो वहां पर उसका, जहां पे वो न्यू मार्केट में एंटर हो रही है, कैसे लॉज चलते हैं, क्या कैपिटल के प्रोसेस है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या वहां पे ट्रांसपोर्ट सिनेरियो है, और अगर किसी इंटरनेशनल मार्केट में वो एंटर हो रही है तो वहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। तो इन सारी चीजों को फिगर आउट करने को ही हम क्या बोलेंगे, प्री कंडीशन टू रिस्क आइडेंटिफिकेशन। क्लियर हो गया, प्री स्क्रीनिंग या प्री कंडीशन किसको बोलते हैं। देन क्या आपको हर लेवल पे ये करना पड़ेगा, रिस्क आइडेंटिफाई की हमने बात करी थी, प्री स्क्रीनिंग हो गई, रिस्क को आइडेंटिफाई जब आप कर रहे हो, इट शुड बी परफॉर्म्ड एट एवरी लेवल ऑफ द एंटिटी, चाहे वो डिविजनल लेवल है, टॉप लेवल है, बिजनेस
का आपका लोअर लेवल है हर उस जगह पर। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आपने देखो कई बार आईटी में या फिर किसी मैनेजमेंट में या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपने स्वॉट के बारे में पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। पढ़ा इसके बारे में? स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ और वीकनेस जो हम देखते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल देखते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। सपोज आप जो है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने की वजह से आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम है, ये आपकी क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। वहीं आपकी वीकनेस क्या है? सपोज लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन आपको पता है कि कहीं ना कहीं हम जो अच्छे से मैनेज करने में कई जगह चूक हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन इन दी ऑपरेशन, ये आपकी वीकनेस हो गई। ठीक है। और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या है? जब आप इंटरनल फैक्टर्स को ना कंसीडर करते हुए एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हो, मार्केट का चेंज हो गया, पॉलिटिकल सिनारियो हो गया, वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि एक नई मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में आप एंटर हो सकते हो, ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है। यही, लेकिन आपको पता है कि वो जो आपकी वहां पर पॉलिटिकल सिनारियो चेंज होने वाला है, एक नई गवर्नमेंट पावर में आने वाली है, तो रिस्क भी है। तो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल फैक्टर का ये थ्रेट हो गया। तो जब भी आप रिस्क को आइडेंटिफाई करने की बात करेंगे तो आप स्वॉट एनालिसिस मस्ट है। ठीक है। रिस्क सिर्फ इंटरनल नहीं होता विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल भी हो सकता है। क्लियर हो गया ये एस्पेक्ट? समीर, आपको भी क्लियर है ये स्वॉट का कॉन्सेप्ट? स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? देन फर्दर अब हम आगे बात करें, कस्टमर वांट्स और एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो सकती हैं, तो रिस्क कहीं पे भी हो सकता है। ऑटोमेशन आ गई, या फिर आपने ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी अपनी वर्कफोर्स को, टीम मेंबर्स को, या फिर स्टाफ हायरिंग करते वक्त आपका जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी पाई गई। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे इसी चीज की तरफ इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व है। और अगर रिस्क इन्वॉल्व है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और उसके होने की जो संभावना है, लाइक्लीहुड है, वो क्या होगी। जैसे कि हमने वो सिंगल सेलर के ऊपर रिलायंस वाला एग्जांपल किया था, राइट? कि अगर सिंगल सेलर के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। फिर हमने हॉस्पिटल वाला एग्जांपल किया मेडिसिन का। तो ऐसे एग्जांपल्स की बहुत सी लिस्ट हो सकती है। अब हमने बोला कि जब भी आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है ना, तो मैनेज करना सीख लिया। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आइडेंटिफाई करो, फिर असेसमेंट करो, देन उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करो, मैनेज करो, वो सारी चीजें हम करते हैं। बट द पॉइंट इज कि जब आप रिस्क को आइडेंटिफाई करने की बात बोलोगे तो आपको नहीं लगता कि आपको पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो हैपनिंग्स हुई हैं, उनको भी कंसिडर करना चाहिए? कि आपके पास्ट में अगर कोई इन्वेंट्री में कोई कमी पाई गई, आपको लगा कि पीछे भी कुछ आपका जो स्टॉक है उसमें चोरी हो गई थी, या कैश में एम्बेजलमेंट हो गया था, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू आप पूरा नॉलेज प्रोक्योर कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल और सीनियर मैनेजमेंट के पर्सन हैं उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल दैट प्रोवाइड्स लिस्ट दैट कैन बी यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द इवेंट आइडेंटिफिकेशन। आजकल तो सारी चीजें क्या हैं? कंप्यूटराइज्ड। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट समझने के बाद वहां पर सारी चीजें फिगर आउट कर पाएंगे कि हमें आगे क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना चाहिए, रिस्क को फर्दर देखने के लिए कि कहां कहां रिस्क हो सकता है। देन उसके बाद एक होता है एस्केलेशन ट्रिगर, जिसको हम थ्रेशोल्ड ट्रिगर भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपको इस तरफ इशारा कर रही है कि यहां पर इवेंट, मतलब एक रिस्क होने से पहले ही वो मैनेजमेंट को पता लगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट ब्रेकडाउन रिजल्टिंग इन डिक्रीजेस इन प्रोडक्शन, या फिर जब भी ये आपको पता है कि आपकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री है आपकी, बहुत बड़े लेवल पे आप प्रोडक्शन करते हो, और आपका अगर इक्विपमेंट का फेलियर हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो आपकी प्रोडक्शन ही पूरी तरह से रुक जाएगी। तो इसमें आपको मेंटेनेंस की रिक्वेस्ट टाइम टू टाइम होनी चाहिए, है ना? कि हर एक इंटरवल के बाद आप उसको प्रॉपर अपडेट कर रहे हो, कोई पार्ट रिक्वायर्ड है रिपेयर कर रहे हो। तो आपको ये भी एक सिनेरियो बिल्ड करना पड़ेगा कि एज एन इंटरनल ऑडिटर ये देखना पड़ेगा कि जहां पर भी इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं,
आपको पता है कि सारी प्रोडक्शन ये वाली मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है। एज एन इंटरनल ऑडिटर मेरी ये ड्यूटी बनती है कि यहाँ देखूं कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, 2 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेंटेनेंस उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये भी आपकी एक ड्यूटी बनती है। देन इसके साथ साथ फैसिलिटेटेड वर्कशॉप्स एंड इंटरव्यूज, है ना। आप अपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, स्टाफ मेंबर्स के साथ डिस्कस करो, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वन वे और दी अदर को रिलेटेड है, जैसे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ पूरी बात करो। ठीक है, वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा कि एज एन इंटरनल ऑडिटर की ये जगह पे रिस्क हो सकता है और इसके लिए हमें ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का यूसेज आ रहा है यहाँ पे, प्रोसेस फ्लो एनालिसिस। क्या मतलब है? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे चाहे हम बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, मतलब एक जब आप नया टीम मेंबर हायर करते हो तो क्या उसकी प्रॉपर से उसका बैकग्राउंड चेक होता है कि नहीं होता है, उसका टेक्निकल राउंड होता है जिसमें टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएं, एचआर राउंड होता है। बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप एक नया टीम मेंबर हायर करते हो उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, राइट। सिर्फ और सिर्फ सैलरी आप उसको पे नहीं कर रहे, वो कितने टाइम तक आपको जो है वो आउटपुट नहीं दे पा रहा, तो ट्रेनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। हो सकता है कि अगर आपने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, अगर उसका कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का अनऑथराइज्ड एक्सेस लेके कुछ हार्म पहुंचा पाए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्रोसेस फ्लो एनालिसिस का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोसेसेस हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो प्रोसेस वर्क कैसे करता है। ठीक है, और वहां पर अगर आपको कोई कंट्रोल की कमी लगती है तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उसके बारे में एक ऑडिट मेमो इश्यू करें और मैनेजमेंट के नॉलेज में लेकर आए। उसके लिए इमीडिएट रेमेडियल एक्शन होने चाहिए। देन एक इसमें एक और एग्जाम्पल यहां पर है, प्रोसेस साइकिल नहीं कह सकते परमार आप यहाँ पे, प्रोसेस साइकिल इज दैट विच इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर प्रोसेस फ्लो एनालिसिस का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी प्रोसेस है, चाहे वो टीम मेंबर को हायर करने का प्रोसेस है, चाहे वो वर्कर्स को कॉम्पनसेशन देने का प्रोसेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, किसी भी प्रोसेस में जहां कंट्रोल्स की कमी पाई गई है ना, तो उसको एनालाइज करके रिस्क आइडेंटिफाई करना। साइकिल इज समथिंग डिफरेंट। वो तो एक ये हो गया, एक जैसे इन्वेंट्री साइकिल है कि कितना टाइम लगता है उसको बनने में, सेल होने में, या डेटा साइकिल है कि कितना टाइम लगता है रिकवरी में, दैट इज समथिंग डिफरेंस। यहाँ पर हम प्रोसेस साइकिल की बात नहीं करें, प्रोसेस फ्लो की बात करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और इन्होंने लिया है। एन एग्जाम्पल इज मैचिंग वर्कर्स कॉम्पनसेशन क्लेम्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट्स। ये भी है कि अगर आपका ऐसा एक फैक्ट्री है जहां पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं वर्कर्स के किसी ना किसी कारणवश, है ना, तो उसके लिए क्या उन्हें लीगल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली कॉम्पेंसेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि आपको पता है बीइंग एन इंटरनल ऑडिटर कि आपको ये उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि क्या लीगल कंप्लायंसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है ना, हमारे इंडिया की बात कर रही हूँ अभी मैं इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं करी यूएस के पर्सपेक्टिव से। ऐसे यूएस में भी डिफरेंट जो है कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं जब आप वर्कर्स को कॉम्पेंसेशन दे रहे हो। ठीक है, या फिर अदरवाइज भी, मतलब आपके जो भी लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली जो जो चीजें होनी चाहिए, आपको लॉ को फॉलो करना चाहिए। हायरिंग के वक्त, उन्हें सैलरी देते के वक्त वो सारा चीजें प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज को भी क्या एक इंटरनल ऑडिटर को इंश्योर करना चाहिए। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रोसेस है उसमें एक रिस्क प्री स्क्रीनिंग करना, ये उसका ही काम है। अब अदर मेथड्स की अगर बात की जाए, यहां पर देखिए स्वॉट एनालिसिस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, राइट। स्वॉट एनालिसिस बताया था, स्ट्रेंथ वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, अब ये मैंने आज का आपको ये करवाया है जो रिस्क के ऊपर, कि रिस्क किस किस तरह से मैनेज होगा। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं पेन डाउन कर लीजिए आप, कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर मैं ओपन कर लेती हूँ, जस्ट वेट। क्वेश्चंस भी करा देते हैं हमको थोड़े बहुत। चलिए,
MCQ। चलिए रिस्क के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आई डोंट नो कितने क्वेश्चन है, मैक्सिमम 200 डाल देते हैं, जितने होंगे आ जाएंगे। अभी रिस्क का चैप्टर हमारा चलेगा लंबा, बट आज के लिए हमने जितना करा, आई जस्ट वांट रिस्क वाले चैप्टर में आपके मैक्सिमम 61 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्विक आंसर्स मुझे नहीं चाहिए, गो स्लो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग क्विक आंसर्स फ्रॉम यू पीपल, जस्ट टेक टाइम। और जो भी आप ऑप्शन बोलोगे ना, उसका मैं रीजनिंग पूछूंगी, तो रीजनिंग के लिए रेडी रहना कि मैम इसके रीजनिंग भी पूछेंगे हमसे। Which of the following is not an activity undertaken as a part of risk management? रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में इनमें से कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है? जी बताइए। चेक योर टाइम, टेक 1 मिनट्स टाइम, बट जो भी ऑप्शन दोगे सोच समझ के देना। आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। समीर का आंसर है डी, प्रदीप का आंसर है सी। रीजनिंग भी दीजिए। आई वॉन्ट रीजनिंग ऑल्सो। इफ यू वॉन्ट आई कैन शो यू द नोट्स फॉर योर रेफरेंस। एक सेकेंड, एक मेल आया है, एक सेकेंड आपको बताती हूँ। रीजनिंग, प्रॉपर रीजनिंग। आंसर्स आने लग गए हैं। सो प्रदीप इज लाइक मैम ए बी डी इंक्लूड रिस्क मैनेजमेंट, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक आपका इस्तेमाल किया आपने। समीर आप बताइए। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क एक्सपोजर। रिस्पॉन्स तो हम कर ही रहे हैं ना, उसके लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एनालिसिस आइडेंटिफिकेशन। लेकिन ये रिस्क एक्सपोजर की अगर बात करें, ये एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। रिस्क होने की जो एक्सपोजर है, दैट इज अ कंडीशन, संभावना जो करी थी। प्रोसेस में नहीं करा था, प्रोसेस में हमने करा था आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करो मॉनिटरिंग के लिए। क्लियर हुआ समीर आपको इसका आंसर? इज इट क्लियर समीर? गिव द कॉन्फर्मेशन इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोच समझ के आंसर कीजिएगा। When the executive management of an organization decided to form a team to investigate the adoption of activity based costing, an internal auditor was assigned to the team. So the best reason for including an internal auditor is the internal auditor's knowledge of. अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने एज एन एग्जीक्यूटिव हेड है ना, मैनेजमेंट हेड, तो आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, आपने टीम फॉर्मुलेट करी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि हमें एबीसी कॉस्टिंग करनी चाहिए, और एक इंटरनल ऑडिटर को भी इसमें इंक्लूड कर लिया, तो किस वजह से आपने उसको टीम में शामिल किया? ये है क्वेश्चन, किस वजह से? क्या उसके बारे में इसको प्रैक्टिकल नॉलेज है या फिर क्या? डेफिनेशन में ही पढ़ के आए हैं, बताइए। ऑब्वियसली किसके लिए? कर दे डी को टिक। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस यही तो काम होता है ना उसका, कि उसको यही देखना होता है कि कहाँ इंटरनल कंट्रोल्स की वीकनेस एंड ऑल दैट, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3।
internal auditors, they should review the means of physically safeguarding assets from losses arising from. As an internal auditor, आपको क्या करना चाहिए? रिव्यू करना है द मीन्स ऑफ फिजिकली सेफगार्डिंग एसेट्स फ्रॉम लॉसेस, है ना, कि आपकी जो एसेट्स हैं वो डैमेज ना हो। किससे? अराइजिंग फ्रॉम किससे? मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दूसरा, प्रोसीजर्स दैट आर नॉट कॉस्ट जस्टिफाइड, एक्सपोजर टू द एलिमेंट्स, या अंडर यूसेज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। सी होगा या डी होगा या कोई और है? बताइए। हिंट तो वैसे मैंने दे ही दिया। रिस्क एलिमेंट है ना। अभी हम देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन करके आए थे, एक्सपोजर टू रिस्क, बिग हिंट दे दिया अब तो। एक्सपोजर टू रिस्क, अब बताइए। तो हमें अगर अपनी एसेट्स को प्रोटेक्शन करके रखनी है, उनके प्रोटेक्ट करके रखना है, किस वजह से? क्योंकि उनमें रिस्क इन्वॉल्व, एक्सपोजर टू रिस्क। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग? जो इंटरनल ऑडिट का पार्ट नहीं होता। Evaluating risk exposures regarding compliance with the policies, procedures, and contracts, safeguarding of assets, evaluating risk exposures regarding compliance with the laws and regulations, ascertaining to the extent to which management has established criteria to determine whether objectives have been accomplished. बताइए क्या होगा? बी या डी या कोई और? बताइए, हिंट दे दिया। इंटरनल ऑडिटिंग के दायरे में कौन सी चीज नहीं आती है? अगर आप एसिड्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो तो वो तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इंटरनल ऑडिट में तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगर कोई एक्सपोजर है रिस्क का, तो उसके अकॉर्डिंगली इफेक्टिवनेस और एडिक्वेसी चेक करते हैं। तो क्या होना चाहिए? सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड 2120 स्टेट्स दैट द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी मस्ट इवेलुएट द इफेक्टिवनेस, कि जो भी कंट्रोल्स लगाए इफेक्टिव है कि नहीं, और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस अचीव होगा कि नहीं। सो द कंफॉर्मेंस विद दिस स्टैंडर्ड इज बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, आप कंसल्टिंग एंगेजमेंट्स के वर्क प्रोग्राम बनाइए, बिजनेस का कॉन्टिन्यूटी प्लान बनाइए, चार्टर बनाइए इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी का, या फिर रिव्यू कीजिए, रिव्यू बाय द इंटरनल ऑडिटर्स इमीडिएटली फॉलोइंग अ डिजास्टर। डिजास्टर होने के बाद वो कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर क्या होगा आंसर? देखो डी क्यों नहीं हो सकता? रिव्यू बाय द इंटरनल ऑडिटर्स इमीडिएटली फॉलोइंग अ डिजास्टर। क्या एक बार नुकसान हो गया, क्या उसके बाद इंटरनल ऑडिट की टीम बिठाओगे? तो डी तो स्ट्रेट अवे बाहर निकल गया। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, बिजनेस चलता रहे, कि ये ड्यूटी होती है इंटरनल ऑडिटर की? नहीं। द वर्क प्रोग्राम्स फॉर फॉर्मल कंसल्टिंग एंगेजमेंट्स, देखो कंसल्टिंग टीम तो बनाते हैं इंटरनल ऑडिटर्स, लेकिन यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के फुलफिलमेंट के लिए क्या वो वर्क प्रोग्राम्स बनाएंगे अपनी टीम बिल्ड करने के लिए, या फिर इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी का प्रॉपर देखेंगे कि वो किस वजह से बनी है? चार्टर का मतलब क्या है? यही तो है ना इंटरनल ऑडिट का जो प्राइमरी मोटो, कि रिस्क मैनेज हो। अब बताइए क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट का 6 का क्वेश्चन का आंसर समीर देंगे। यस समीर, you are going to answer this question. Let it be reflected on the screen. Now it's there on the screen. In the risk management process, management's view of the internal audit activity role is likely to be determined by all of the following factors except, वो ये कहना चाहते हैं जब हम रिस्क मैनेज करने का प्रोसेस कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन से लेके मॉनिटरिंग तक, तो जो मैनेजमेंट की धारणा है इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी को लेकर, वो इन सब फैक्टर से प्रभावित होगी। लेकिन किसको छोड़ के? किससे फर्क नहीं पड़ेगा? मैनेजमेंट की बात हो रही है।
Management's view of the internal audit activity role is likely to be determined by all of the following factors except, देखो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, ऑब्वियसली मैनेजमेंट उसको कंसीडर करेगी। इंटरनल ऑडिटर की टीम जो एफिशिएंट है कि नहीं, एबिलिटी है कि नहीं, ये भी देखेगी। लोकल उनके कंडीशंस और कस्टम्स देखेगी, बिकॉज वहां के लॉज और रेगुलेशंस क्या है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन अब इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है, जो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑडिटर की अगर बात की जाए, उनकी क्या प्रेफरेंस है, उनसे क्या लेना देना है मैनेजमेंट का, यही तो वो पूछ रहे हैं ना। एक्सेप्ट किसको छोड़ के वो चीज मैनेजमेंट को कंसिडर नहीं करनी है। सो द आंसर, नहीं 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 समीर, इसका जो आंसर है वो डी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो ना, उन्होंने बोला है एक्सेप्ट, इस वर्ड के ऊपर फोकस कीजिए। मैनेजमेंट जब इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी कर रही है तो वो सारी चीजों से प्रभावित होती है, एक चीज को छोड़कर, इन जो ऑप्शंस दिए गए। इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो एक्सटर्नल ऑडिटर, क्या उसके इवन की अगर हम इंटरनल ऑडिट की भी बात कर लें, उसका क्या बायसनेस है, वो क्या सोचता है, क्या उससे मैनेजमेंट अफेक्ट होती है? नहीं, मैनेजमेंट का तो मैनेजमेंट का कल्चर, इंटरनल ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के वक्त उनकी एबिलिटी, वो जहां पर ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोकल वहां पे कंडीशंस कैसे हैं, लोकल कंडीशंस और कस्टमर से इसलिए इम्पैक्ट पड़ता है समीर, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है, उससे कहीं ना कहीं जब आप उस जगह पर अपने गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो, गुड्स चाहे आप सेल कर रहे हो या फिर सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, तो आपका ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या था, किससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट लिखा है। क्या आपने एक्सेप्ट वर्ड को पढ़ा था समीर? यस और नो, गिव एन ऑनेस्ट आंसर। तो उसको ध्यान से पढ़िए आप नेक्स्ट टाइम से। नेक्स्ट सेवेंथ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें आप टाइम लो लेकिन अच्छे से आंसर दो। Which of the following is the most accurate term for a process to identify, assess, manage, and control potential events or situations to provide reasonable assurance regarding the achievement of organizational activity? Reasonable assurance देने के लिए हमें क्या चीज मैनेज करनी पड़ेगी? ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क। बिग हिंट दे दिया। अगर आप रीजनेबल अश्योरेंस देना चाहते हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो, तो आपको उनका रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। हमने ये जो सारे प्रोसेस करे थे, अगर आपको याद हो, ये सारी चीजें छोड़ दो अभी। रिस्क को आइडेंटिफाई करना, असेस करना, मैनेज करना, कंट्रोल पोटेंशियल, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के डेफिनेशन में नहीं पढ़ा था बिगनिंग में जब हमने डेफिनेशन करी थी? तो द आंसर इज सी, रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट, द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी must evaluate the effectiveness and contribute to the improvement of risk management process. But with respect to evaluating the adequacy of risk management process, the internal auditors most likely should. इंटरनल ऑडिटर्स को क्या करना चाहिए जब वो ये एनालाइज कर रहे हैं कि जो भी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है ना, वो एडुकुएट है कि नहीं, वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं, तो वो क्या कौन कौन सी चीजों को कंसिडर करेंगे, बताइए। टेक 1 minute टाइम, एंड दिस टाइम समीर गोना आंसर, फॉलोड बाय परमार। बताइए सोच समझ के। ऑब्वियसली जब आप बात कर रहे हो एडुक्वेसी और इफेक्टिवनेस की, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की, तो आप किसकी बात करोगे? रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की ही ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आप बात ही किसकी कर रहे हो यहाँ पे?
रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की, तो उसी की तो चीजें, उसी के तो चेक आप आइडेंटिफाई करोगे ना। यस और नो, इज इट क्लियर? आज आई थिंक परमार तो हमेशा से फटाफट आंसर नहीं देना बेटा, थोड़ा रुक के आंसर देना है, और रेस्ट ठीक है। और समीर थोड़ा आज मुझे नहीं लग रहा कि पढ़ाई वाले मूड में है। इनफैक्ट मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर बात भी करूंगी आपसे। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस? कम ऑन, ये तो बहुत इजी है, हमने सीखा है आज के प्रोसेस में, है ना, कि सबसे पहले क्या होना चाहिए। आइडेंटिफाई रिस्क, मॉनिटर रिस्क रिस्पॉन्स, कब होना चाहिए, कौन से नंबर पे होना चाहिए, आइडेंटिफाई कॉन्टेक्स्ट, क्या क्या किस ऑर्डर में होना चाहिए बताइए। सबसे पहले प्री स्क्रीनिंग होती है, फिर रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, राइट? सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो ना रिस्क की, प्री स्क्रीनिंग कॉन्टेक्स्ट, फिर रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद असेस करते हो, प्रायोरिटाइज करते हो, रिस्क रिस्पॉन्स, और लास्ट में मॉनिटर करते हो। अब तो बता दो क्या ऑर्डर होना चाहिए, कौन सा करेक्ट आंसर? सो द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट मी जस्ट